हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की इस सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं आज स्टार पैटर्न का 25th पैटर्न। इससे पहले हमने 24 पैटर्न्स देखे हैं और सभी लगभग एक ही तरीके से बनाने की कोशिश की है। अगर आपको बेसिक स्केलेटन समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप इसका पहला वाला लेक्चर ज़रूर देखिए, यानी स्टार पैटर्न 1। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमको आज कौन सा पैटर्न प्रिंट कराना है। ज़रा नोटिस करिए कि इसमें ज़ीरो से प्रिंटिंग स्टार्ट हो रही है और उसके बाद फिर दोनों तरफ से एक एक कॉलम बढ़ता जा रहा है। और वैल्यूज़ देखिए, नंबर भी एक पैटर्न में चल रहे हैं, यानी 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर नेक्स्ट में 2 से स्टार्टिंग हो रही है, फिर नेक्स्ट में 3 से स्टार्टिंग हो रही है। यानी पूरी रो में हर बार नई रो में नंबर की स्टार्टिंग वैल्यू अलग हो जाती है, एक बढ़ जाती है, और उस रो के अंदर भी नंबर्स एक एक करके बढ़ते हैं और वो आधे तक बढ़ते हैं और आधे के बाद फिर वापस घटने लगते हैं। तो ये एक बड़ा सिमेट्रिक और इंटरेस्टिंग पैटर्न है जिसको आज हम समझने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हम उसी तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे जैसे कि अभी तक के हमने 24 पैटर्न्स बनाए हैं, यानी 4 स्टेप का रूल। 4 स्टेप में हम अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट बस यही है कि आप फर्स्ट वाला पैटर्न ज़रूर देखिए ताकि आपको ये लॉजिक समझ में आए कि ये 4 स्टेप होती क्या है और कैसे अप्रोच बनाते हैं। तो यदि आपको इस प्रोग्राम को समझने में कहीं पर भी दिक्कत जाए तो स्टार पैटर्न 1 ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 बहुत सिंपल है। आपको करना ये है कि जो भी शेप आपको ड्रॉ करना है, मतलब केवल यही नहीं कि यही वाला प्रोग्राम आपको बनाना है, कैसा भी शेप आ जाए, आप क्या करें, आप पहले कॉपी में ये पैटर्न को लिख लें जैसे ये लिखा हुआ है, और इसके बाद इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें ऐसे। देखिए मैंने थोड़ा सा, क्योंकि नंबर बहुत सारे हैं और पैटर्न एक मैश पैटर्न बन गया है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखिएगा। मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाई हुई हैं और मैंने हर लाइन नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, यानी लाइन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके 21 रोज है। और रो को हम आई से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को हम जे से डिनोट करते हैं, और आप देख रहे हैं कॉलम भी 21 है। तो यानी ये एक स्क्वायर शेप है। तो जो प्रोग्राम हम बनाएंगे उसमें हम आई और जे लेंगे। देखिए प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा मेन। यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल्स लिए आई और जे, और एक लूप चलाते हैं आई की वैल्यू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू 21 आई प्लस प्लस, और ये इस फॉर की बॉडी। और इस बॉडी में एक और फॉर लूप लगा रहे हैं जो कॉलम्स के लिए, यानी हम जे से इसको डिनोट कर रहे हैं। जे की वैल्यू 1 से लेकर जे लेस देन इक्वल टू, ये भी 21 टाइम्स चलेगा, जे प्लस प्लस, ठीक है। और ये इसकी बॉडी, ठीक है। इसके अंदर ये बेसिक स्केलेटन है हमारा। तो इससे आई से डिनोट हो रही है कितनी रोज और जे से डिनोट हो रहा है कितने कॉलम्स। ये जो अंदर वाला लूप है यानी जे वाला, इसमें हम लोगों को लिखना है एक इफ कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो प्रिंटएफ चलेगा जिसमें हम नंबर प्रिंट करेंगे। ये जो नंबर हम प्रिंट करने वाले हैं, ये अभी मैं %d लगा देता हूँ, एक स्पेस में दे देता हूँ ताकि नंबर्स के बीच में थोड़ा सा गैप नज़र आए, और एक तीसरा ही वेरिएबल ले लेता हूँ k, जिसकी वैल्यू मैं प्रिंट कराऊंगा। अब ये k नाम का वेरिएबल क्या है इसको अभी अपन समझते हैं। फिलहाल k की वैल्यू मैं रैंडमली कुछ 1 ले लेता हूँ ताकि हम नंबर्स को देख पाएंगे। ओके, और ये जो printf है इसके बाद मैं else लिखता हूँ, और else में लिखता हूँ स्पेस, ठीक है। 2 स्पेस दीजिएगा। 2 स्पेस क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबर प्रिंट कराते हुए भी एक स्पेस दी हुई है। तो हर बार जब एक सिंबल प्रिंट होगा तो वो 2 कैरेक्टर स्पेस लेगा ताकि थोड़ा सा पैटर्न देखने में रीडेबल रहे, वरना 2 नंबर्स जब बिना गैप के साथ में दिखेंगे तो आप उस नंबर को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाएंगे। और ये फॉर लूप जैसे ही ख़त्म होता है इसके बाद आपको लाइन को चेंज करना है। मैं फिर कहता हूँ कि यदि आपको इस
स्केलेटन को समझने में दिक्कत है तो इस लेक्चर में तो मैं स्केलेटन को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम पिछले 24 पैटर्न्स में ये सब चीज़ें देख चुके हैं और फर्स्ट वाले पैटर्न में मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है। अभी ये जो k है, k की वैल्यू मैंने 1 ली है, तो अभी अगर मैं इसको रन कराऊँ तो क्या होगा? पहले तो मुझे इफ़ कंडीशन कुछ लिखनी पड़ेगी ना। इफ़ कंडीशन लिखने के लिए मुझे स्टेप नंबर 2, 3 और 4 करना पड़ेगा। तो यस, स्टेप नंबर 2, 3, 4 पहले मैं कर लेता हूँ। एक बार शेप प्रिंट हो जाए, मतलब मेरा पहले ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं नंबर्स क्या प्रिंट कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये कि शेप प्रिंट हो जाए, यानी बची हुई जगह पे स्पेस प्रिंट हो जाए और इस जगह पर कोई भी नंबर प्रिंट हो जाए। जैसे कि मैं k की वैल्यू 1 रखा हुआ हूँ अभी, तो 1 प्रिंट हो जाएगा सब जगह। ठीक है, तो हम लोग अभी शेप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है, हमें i और j की वही वैल्यूज लिखनी है जहां पर हमें नंबर्स प्रिंट कराने हैं। अब देखिए, i और j की वैल्यू जब 1, 1 है तो यहाँ पे तो आपको स्पेस प्रिंट कराना है। i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर भी स्पेस प्रिंट कराना है। जब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 11 है तब आपको यहाँ पे नंबर प्रिंट कराना है। तो मुझे सिर्फ i और j के वो कॉम्बिनेशंस चाहिए जहाँ पे ये नंबर्स प्रिंट होना है। तो एक बार इसको ज़रा ध्यान से देखिए और अब इसी चीज़ को मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ये देखिए, जब i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू होनी चाहिए 11। ज़रा इस पैटर्न में एक बार गौर से देखिए, i की वैल्यू 1 है यानी फर्स्ट लाइन, तो j की क्या वैल्यू होगी? j की वैल्यू होगी 11, तब जाके आपको नंबर प्रिंट कराना है। इसी प्रकार से जब i की वैल्यू 2 होगी तो j की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10, 11, 12। मैं कॉलम नंबर पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि डेटा क्या प्रिंट होना चाहिए। डेटा जो प्रिंट हो रहा है 2, 3, 4, 3, 2, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी प्रिंट कराओ यहाँ पर, लेकिन प्रिंट कहाँ होना है, यानी कौन से कॉलम में होना है, ये पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से हमने i की वैल्यू 2 पे कॉलम की वैल्यू 10, 11, 12 लिख ली और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कॉलम्स बढ़ते जाएंगे। अब जब i की वैल्यू 11 हो जाएगी तो j की वैल्यू 1 से लेकर 21 तक सभी कुछ रहेगी। तो अब देखिए, i की वैल्यू जब 11 है तो 1 से लेकर 21 तक सभी कुछ है। तो इस तरीके से हम स्टेप नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं और अब बारी है स्टेप नंबर 3 की। और स्टेप नंबर 3 में हम लोगों को इसी बात को दोहराते हुए लिखना है, लेकिन ये जो j की वैल्यूज आप लिख रहे हैं इसको आप थोड़ा स्मार्टली लिखिए। जैसे i की वैल्यू 4 है तो j की वैल्यू क्या है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। पर ऐसा बोलने की बजाय हम ये भी तो बोल सकते हैं कि j की वैल्यू 8 या 8 से बड़ी है और 14 या 14 से छोटी है, यानी j की वैल्यू 8 से 14 की रेंज में है। बात समझ में आई? यानी हम इसको रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से, लेस देन, ग्रेटर देन, इनकी मदद से और लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से दोनों कंडीशन को कंबाइन करते हुए इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है। देखिए, जब i की वैल्यू 4 है तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड j लेस देन इक्वल टू 14। और इसी प्रकार से मैंने सभी के लिए लिख दिया। आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक जैसा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, जिससे कि इसको जनरलाइज करना आसान होगा। तो हमने स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिए। अब बारी है स्टेप नंबर 4 की। यदि आपको स्टेप नंबर 3 समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत जा रही है तो आप स्क्रीन को पॉज करिए, आराम से सोचिए और इस स्टेप नंबर 3 को कंपेयर करिए स्टेप नंबर 2 से। इसी स्टेप को स्टेप नंबर 2 में जो लिखा उसी से हमने स्टेप नंबर 3 बनाई है। आप कोई भी एक रो देख सकते हैं। जैसे आपने बोला i की वैल्यू जब 17 है तो j की वैल्यू क्या होगी? 7 से लेके 15 तक। यस, तो जब i की वैल्यू 17 है तो मैंने लिखा j की वैल्यू 7 या 7 से बड़ी एंड 15 या 15 से छोटी, यानी इस रेंज में होगी तो ये नंबर प्रिंट करें। अब बारी है स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 आखिरी स्टेप है और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 4 में मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल और ले लेता हूँ n। ठीक है, यानी मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पर ले लिया n, और जो नंबर ऑफ रोज हैं वो तो हमारे पास 21 है, तो मिडिल वैल्यू में उसकी रख रहा हूँ, दैट इज़ 11, सो दैट प्रोग्रामिंग करने में आसान है। बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो n ना बनाएं, उसके बिना भी काम चल जाएगा। ओके,
तो मैंने एक n नाम का वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू इनिशियली 11 है। अब मैं n के टर्म्स में इसको जनरलाइज करने वाला हूँ, इस पूरे को जनरलाइज करने वाला हूँ। तो आप सोचिए मुझे क्या लिखना चाहिए। तो मुझे लिखना चाहिए j की वैल्यू, ठीक है, j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां कुछ लिखूंगा, एंड j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, यहां पे कुछ लिखना है मुझे और यहां पे कुछ लिखना है। ये जनरलाइज करने की बात कर रहा हूं। तो आप देखिए i की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या है। जैसे यहाँ पे 11 है, फिर 10 है, फिर 9 है, 8 7 6 5 4 3 2 1 और 1 के बाद फिर से बढ़ने लगा 2 3 4 5। तो i की वैल्यू चेंज होती है तो ये नंबर भी चेंज होता है। तो आप बताइए जब i की वैल्यू 1 है तो हम क्या चाहते हैं, 11 आ जाए, ठीक है ना। और i की वैल्यू 2 है तो हम क्या चाहते हैं, 10 आ जाए। इसका मतलब क्यों ना मैं इस जगह पे लिख दूं 12 माइनस आई। सोचिए यार, आई की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा 11, आई की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 10, आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू बढ़ाते जाइए, 12 माइनस आई है तो आई की वैल्यू 3 है तो 12 माइनस 3 9, आई की वैल्यू 4 है तो 12 माइनस 4 8। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब आई की वैल्यू 11 है तो 12 माइनस 11 कितना हो गया 1, ये तो ठीक है। पर आई की वैल्यू जब 12 हो जाएगी तब क्या होगा, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए क्या 2 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर i नहीं लिख सकते। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ i नहीं लिखता। i लिखने की जगह यहाँ पर मैं एक अलग ही वेरिएबल लिख लेता हूँ, लेट्स से m। और m की वैल्यू क्या होगी, जब i की वैल्यू होगी 1 तो m भी होगा 1, i की वैल्यू 2 होगी m भी 2 होगा, i की वैल्यू 3 होगी m भी 3 होगा। ऐसा कब तक होना चाहिए, जब i की वैल्यू 10 है m भी 10 है, i की वैल्यू 11 है तो भी 11 है, पर i की वैल्यू जब 12 है तो आप यहाँ 12 माइनस 12 0 नहीं चाहते ना, तो ये क्या हो जाए, ये 10 हो जाए। तो 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। क्योंकि आप क्या चाहते हैं, जब i की वैल्यू 12 हो तो यहाँ पे 2 आए, i की वैल्यू 13 हो तो यहाँ 3 आए, इसीलिए ऐसा करने की बात कर रहा हूँ। तो i की वैल्यू 13 हो तब ये 9 आ जाए, i की वैल्यू 14 हो तो ये 8 आ जाए। ऐसे करते हुए जब i की वैल्यू 21 होगी तो ये 1 हो जाए। गॉट इट। अच्छा, अब ये जो 12 है ना, इसको मैं n प्लस 1 लिख सकता हूँ। क्यों, n की वैल्यू मैंने क्या मान के रखी है, n मतलब मान के रखा है मैंने 11, तो 11 प्लस 1 12, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखे, देखिए जब 1 है तो ये 11 है, i की वैल्यू 2 है तो 12 है, मतलब जैसे i बढ़ता है ये भी बढ़ता जा रहा है। कब तक, जब i की वैल्यू 11 है तब तक, उसके बाद ये घटता जाएगा, ऐसा अपन चाह रहे हैं। ओके, तो ये 12 के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 12 नहीं बल्कि हम 10 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। क्योंकि अब देखिए 10 में अगर i जोड़ूंगा, समझना आप बात को, 10 में 10 एक वैल्यू ले लेता हूँ और 10 में मैं i जोड़ता जाता हूँ। देखिए मैं करके बताता हूँ, 10 में मैंने i जोड़ दिया तो क्या होगा, 10 प्लस 1 11, मतलब i की वैल्यू जब 1 है तो ये 11 हो गया। यही चाहते हैं ना, i की वैल्यू 1 है तो ये 11 हो जाए, i की वैल्यू 2 है तो ये 12 हो जाए, i की वैल्यू 3 है तो 13 हो जाए। ऐसा कब तक चाहते हैं, i की वैल्यू 11 तक, ठीक है ना। तो i की वैल्यू जब 11 होगी तो 10 प्लस 11 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 11 हो जाएगा 25। लेकिन उसके बाद दिक्कत है, जब i की वैल्यू 11 होगी तो ये 21 है टोटल, और जब i की वैल्यू 12 है तो ये 22 हो जाएगा। ये हम नहीं चाहते, तो हम यहाँ पर भी i ना लिख कर क्या लिख दें, m लिख दें, क्योंकि m की वैल्यू अलग तरीके से चल रही है। अच्छा, ये 10 को आप क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1, n अगर 11 है तो ये n माइनस 1। तो कुछ और वेरिएबल्स हमारे इस प्रोग्राम में बन गए हैं, जैसे कि हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा m, ठीक है ना। अच्छा, और m की वैल्यू i के हिसाब से चेंज होती रहनी चाहिए।
तो देखिए स्टेप नंबर 4, मैंने कहा जैसे आई है वैसे ही एक m नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। जैसे i बढ़ता जाएगा m भी बढ़ता जाएगा, लेकिन आधे रास्ते तक यानी 11 तक, उसके बाद m कम होता जाएगा। ये हम करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जब n की वैल्यू हमने 11 सपोज कर ली है ना, n की वैल्यू हमने 11 सपोज कर ली है, तो क्यों ना हर बार जब लाइन चेंज हो यानी i की वैल्यू चेंज हो, तो i अगर लेस देन इक्वल टू n है यानी i की वैल्यू 11 या 11 से छोटी है, तो हम m को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन m है कितना, m को शुरुआत में रखते हैं 0। तो जब i की वैल्यू 1 होगी, अंदर आएंगे तो m बढ़ जाएगा। m कितना हो जाएगा 1, क्योंकि m शुरुआत में 0 था। i की वैल्यू 2 होगी तो m भी 2 हो जाएगा। i की वैल्यू 3, मतलब i बढ़ेगा तो m भी बढ़ेगा। लेकिन कब तक, जब तक i लेस देन इक्वल टू 11 है। उसके बाद m घटना चालू हो जाए, तभी तो हम m की वैल्यू एक एक करके बढ़ा सकेंगे i के साथ साथ। लेकिन i के 11 होने के बाद m की वैल्यू घटने लगेगी, ठीक है ना। अच्छा, और जो कंडीशन हमने सोची थी, आप देखिए j ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 माइनस एम, ये अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, और बिल्कुल यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है, और इसी को मुझे इफ़ के अंदर लिखना है, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, j ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1, ठीक, माइनस m एंड j लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, प्लस m। ओके, हो गया क्या, पूरा बन गया? नहीं, अभी पूरा नहीं बना है, क्योंकि आप k की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो और अभी k की वैल्यू 1 है। मतलब हाँ, शेप तो प्रिंट हो जाएगा, पर जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, चलिए इसको अभी इसी स्टेज पे रन करके देखते हैं। आप बिल्कुल देखिए, वही शेप जो हमें चाहिए था वो बिल्कुल बन गया है। अब सिर्फ आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर जो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं ना, ये चेंज हो जाए। तो अब इसके बारे में सोचते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या चाह रहे थे, यहाँ पे 0 आए, करेक्ट। फिर यहाँ पे 1 2, अच्छा, तो मतलब ये 0 हो, फिर ये 1 हो, फिर ये 2 हो, फिर ये 3 हो, इस तरीके से ये चेंज होने चाहिए। हर बार लाइन चेंज होने पर नंबर भी बढ़ते जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं लाइन चेंज करता हूँ, आई की वैल्यू चेंज होती है, यानी इस फॉर लूप में आई प्लस प्लस होता है, यानी लाइन चेंज हुई, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आए, ओके। तब मैं क्या करूँ, के में वैल्यू रख दूँ, कितनी, आई माइनस 1। क्यों आई माइनस 1, क्यों, बल्कि मैं कहता हूँ m माइनस 1 रखते हैं ना। यस, m माइनस 1 रखने का मतलब क्या है, k की वैल्यू हर बार i से एक कम रहेगी, क्योंकि m से एक कम रहेगी। अब इस बात को समझने के लिए आप यहाँ देखिए, k की वैल्यू m से एक कम रहेगी, यानी पहले रहेगी 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब m जब 11 है तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको मेरी बात नहीं समझ में आई है तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि यदि m की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी, m की वैल्यू 2 है तो 1 हो जाएगी, क्योंकि मैं k में असाइन क्या कर रहा हूँ, k में असाइन कर रहा हूँ m माइनस 1। अच्छा, जब ऐसे करते हुए m की वैल्यू 11 है तो ये 10 हो जाएगा, पर जब m की वैल्यू इसके बाद क्या आ रही थी, इसके बाद वापस से 10 आ रही थी, 9 आ रही थी, 8 आ रही थी, तो ये भी क्या होता जाएगा, 9 8 7, यानी m की वैल्यू जब लास्ट में 1 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। इससे क्या हुआ, जो आपका पैटर्न बनेगा ना, k की वैल्यू जो प्रिंट हम करा रहे हैं, हम चाहते हैं कि पहले 0 प्रिंट हो, फिर 1 2 1 प्रिंट हो, फिर 2 3 4 3 2 ऐसे प्रिंट हो। तो ये जो ऐसे में आप देखिए, ठीक है, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो ये k की वैल्यूज ही तो है। k की वैल्यू शुरुआत में 0 1 2 ऐसे चल रही है, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम में यहाँ पर k में m माइनस 1 रख देता हूँ, ठीक है। अभी
आंसर सही नहीं आएगा लेकिन कुछ बेटर हो जाएगा। देखिए आप इसको नोटिस करिए, बाकी सबको छोड़िए, ये 0 फिर 1 2 3 4 ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ क्या चाहते थे, यहाँ 10 नहीं चाहते थे, यहाँ चाहते थे आप 0। आपको याद है ना कि हम क्या पैटर्न बना रहे हैं, ये देखिए ये है वो पैटर्न जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी 2 डिजिट का नंबर नहीं है, तो जहाँ पे 10 दिख रहा है वहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। ये भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर मैं k की वैल्यू जब प्रिंट करा रहा हूँ तो यहाँ पर लगा दूँ मॉड्यूलो 10, क्या कहते हैं। अगर मैं 2 डिजिट का नंबर आता है, जैसे 10 आया तो 10 मॉड्यूलो 10 0 हो जाएगा। 2 डिजिट का नंबर 11 हुआ तो 11 मॉड्यूलो 10 1 हो जाएगा। यानी हमेशा रिजल्ट सिंगल डिजिट में ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को मॉड्यूलो 10 करने से रिजल्ट 0 से 9 की रेंज में ही आने वाला है, ठीक है। तो अभी एक बार फिर मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो अब कोई भी 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा, सब 1 डिजिट के नंबर है। और आप देखिए ये भी एक पैटर्न है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता था। तो यहाँ पे 0 है, 1 1 है, फिर 2 3 4 5 6 ऐसे, और यहाँ पे 0 के बाद फिर 9 8 7 6, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट। अब जरा एक बार फिर नोटिस करिए कि हमें जो पैटर्न बनाना है उसमें और क्या चेंजेस चाहिए। हमें ये चाहिए कि जैसे ये 3 है तो 3 के बाद 4 आए, 4 के बाद 5 आए, ये बढ़ना चाहिए कहाँ तक, आधे तक, ओके। पर ये जे के चेंज होने से होता है, आई के चेंज होने से नहीं, जे के चेंज होने से। यानी जैसे आई को फिक्स कर लो, आई की वैल्यूज 1 2 3 4, यानी 4th लाइन की बात करता हूँ जिसमें 3 3 3 3 3 प्रिंट हो रहा है। तो आई की वैल्यू जो 4 है वो तो फिक्स है, जे की वैल्यू चेंज होती है तो ये वैल्यूज भी बढ़नी चाहिए आधे तक, यानी जे की वैल्यू 11 तक बढ़ना चाहिए और उसके बाद घटना चाहिए। तो क्या करें, करें ये कि इस प्रिंटफ, ये देखिए इस प्रिंटफ के अलावा यहाँ पर एक और काम करते हैं। जब हम इस इफ कंडीशन में आएंगे तो हम चेक करेंगे कि जे की वैल्यू क्या है। आप चाहें तो जो मैं अलग से प्रिंटफ के ऊपर लिख रहा हूँ वो प्रिंटफ के ऊपर ना लिख के यहीं पे लिख सकता हूँ। देखिए कैसे, थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, थोड़ा फोकस करिएगा। मैंने लिखा यदि जे की वैल्यू लेस देन 11 है, मतलब n बोल दो या 11 लिख लो, ठीक है। जे की वैल्यू 11 से कम, तो क्या होना चाहिए, k बढ़ते रहना चाहिए, और जो k की वैल्यू हो उसका मॉड्यूलो 10 हो के ही रिजल्ट प्रिंट हो, ताकि सिंगल डिजिट में नंबर रहे। नहीं तो k कम होते जाए, यानी j की वैल्यू जब 11 के आगे निकल जाएगी, आधे के आगे निकल जाएगी, तो आपको k को डिक्रीमेंट कराना है। पर k की जो वैल्यू है मान लो 2 डिजिट में आई, तो इसलिए उसको मॉड्यूलो 10 करके प्रिंट कराना है। दैट्स इट, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा है। ये करली ब्रैकेट भी अब लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इफ ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट है। अब मैं इसको सिर्फ रन करके देख रहा हूँ कि क्या आता है। ओके, ये तो वही रिजल्ट है जो हमको ऑब्टेन करना था। यस, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। मैं नहीं कहता ये इजी था, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस तरह के प्रोग्राम्स पे। किसी भी प्रोग्राम पे आप बहुत जल्दी गिव अप मत करिए, उसके लिए टाइम दीजिए। आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एक तरीका है, आप किसी दूसरे तरीके से भी इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। फिलहाल यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, ये URL आपकी स्क्रीन पर है। आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि हो सकता है आपने YouTube पे मेरा एक ही चैनल देखा हो। मेरे YouTube पे कई सारे चैनल्स हैं और इन चैनल्स पे कई सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस रखे हुए हैं। अब ये सब ढूंढने में दिक्कत ना जाए, इसीलिए इस वेबसाइट पे सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे वीडियोस रखे हुए हैं। यानी आपको ये भी दिक्कत नहीं है कि अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो कौन सा वीडियो के बाद कौन सा वीडियो देखना चाहिए, वो पूरा सीक्वेंस वहाँ पे मेंटेन्ड है। तो आप इस वेबसाइट को विजिट करें। सी सी प्लस प्लस, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, ये सब कोर्सेज आप सीख सकते हैं वहाँ पे। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं। इससे आपकी अप्रोच डेवलप होगी प्रोग्राम बनाने की। कैंपस से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल है। इस साइट पे आप जाएंगे तो नोट्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, काफ़ी कुछ कंटेंट मिलेगा।
तो आप इसको लगातार विजिट करें, ये एक्टिव साइट है, सब कुछ कंटेंट इसमें हिंदी में मिलता है, तो कई लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप विज़िट ज़रूर करें, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप शेयर करिएगा, अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट करिएगा। थैंक यू।